स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी की बेसिस पर हम बात कर रहे थे। पहले स्केलर क्या होती है हम उसको समझ रहे थे, वेक्टर क्या होती है उसको समझ रहे थे। स्केलर क्वांटिटी दोज क्वांटिटी विच ओनली हैव मैग्नीट्यूड, वेक्टर क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। स्केलर क्वांटिटी में डायरेक्शन नहीं होती। अगर आपको दो स्केलर क्वांटिटीज जोड़नी होती है तो हम कैसे जोड़ते हैं, आप नॉर्मली अलजेब्रिकली। और अगर आपको वेक्टर क्वांटिटीज जोड़नी होती है तो उनके लिए आपको एक स्पेशल लॉ लगाना पड़ता है, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। उस लॉ का नाम होता है वेक्टर एडिशन या लॉ ऑफ ट्रायंगल। इसी के जैसा एक और लॉ होता है, उसको बोलते हैं वेक्टर एडिशन, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। ये हमारा आगे का टॉपिक है, इसलिए मैंने इसको रेड से लिखा है। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करता हूँ कि कौन कौन सी क्वांटिटी स्केलर होती हैं, तो आपकी डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, एटसेट्रा। अगर यहाँ की बात करूँ, यहाँ की अगर बात करूँ वेक्टर क्वांटिटीज की, वेक्टर क्वांटिटीज में आता है वेलोसिटी, फोर्स, एक्सेलरेशन, ठीक है, एटसेट्रा। ठीक है ना। इतना क्लियर है आपको टॉपिक? मैंने कुछ भी ऐसी चीज नहीं बताई है जो आपके समझ में ना आए। बहुत बेसिक सी चीजों की बात की है हमने। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर, जहाँ से आपको ध्यान देना है। अब यहाँ से आपको ध्यान देना है, ठीक है। जो जो चीजें बताऊं उनको बहुत तवज्जो के साथ सुनिएगा। सबसे पहले नंबर पर आता है हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर। क्या आप एक वेक्टर को लिखते कैसे? लिखने का तरीका होता है सिंपली, एक लाइन खींचते हैं ऐसे और एक साइड बनाते हैं एरो। जो पीछे वाली लाइन है, ये पीछे वाला हिस्सा है, इसको बोलते हैं टेल, इसको बोला जाता है हेड। ये है हेड ऑफ द वेक्टर, ये है टेल ऑफ द वेक्टर। ठीक है। लिखते कैसे हैं यहाँ से? क्या उसमें बीच में से ब्रेक हो गया? क्या क्या चीज बेटा, क्या चीज? आप मैसेज टाइप कर दीजिए, क्या बोल रही हैं आप, मैं समझा नहीं। मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है बीच बीच में। एक काम करता हूँ, मैं अपना ना ऑडियो वीडियो ऑफ कर लेता हूँ। अब बताइएगा, अब ब्रेक हो रही है? मैं बोलूँ अगर तो बताइएगा, ठीक है। अगर वॉइस अभी भी ब्रेक हो रही हो, अभी भी ब्रेक हो रही है क्या वॉइस? थम्स अप या थम्स डाउन? अच्छा, मे भी नेटवर्क का इशू है थोड़ा सा। वो वो नहीं दिख रही है अभी। स्क्रीन अच्छे से, मतलब स्क्रीन नहीं दिख रही है। अभी स्क्रीन नहीं दिख रही आपको? रुकिए मैं देखता हूँ। हाँ, सब दिख रही थोड़ा नेटवर्क इशू है आज, ये दिखा रहा है मेरे में, नेटवर्क इशू दिखा रहा है।
पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, रिकनेक्टिंग दिखा रहा है इसमें। अब रुकिए ज़रा, मैं चेंज करता हूँ, ठीक है ना। वॉइस अभी कर रही है। अभी यही बस 1 मिनट रुकिए। आप कंफर्म कीजिएगा। अभी अभी सही दिख रही है स्क्रीन? आवाज़ सही आ रही है अभी? प्लीज़ गिव अ थम्स अप इफ एवरीथिंग इज ओके। ओके बेटा। देखिए, हम पढ़ रहे हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। एक वेक्टर को किस तरीके से आप रिप्रेजेंट करेंगे। वेक्टर यहाँ से चलता है तो इसको टेल बोलते हैं, जहाँ तक इसका एंड पॉइंट होता है उसको बोलते हैं हेड। और इस वेक्टर को लिखते कैसे हैं हम? ओ ए के ऊपर एक एरो बना करके, ठीक है। इस तरीके से लिखेंगे और इसी को बोलते हैं हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। तो ये हमारा वेक्टर का पहला टॉपिक है कि आप एक वेक्टर को किस तरीके से दिखाएंगे। आगे के टॉपिक की बात करें अगर वेक्टर के, तो उसमें आता है टाइप्स ऑफ वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर। नंबर 1 पर हमारा आता है पोजीशन वेक्टर। पहले मैं एक बार आपको सारी टाइप लिखाऊंगा, उसके बाद हम 1 बाई 1 इनको डिस्कस करेंगे। पहले पर आता है आपका पोजीशन वेक्टर। सेकंड नंबर पर आता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। उसके बाद आते हैं इक्वल वेक्टर्स, इधर लिखा देता हूँ। इक्वल वेक्टर्स। फोर्थ पर आते हैं यूनिट वेक्टर्स। फिर आते हैं कोलिनियर वेक्टर। अभी ये आपको मैं सारे नाम बोल रहा हूँ ना, तो हो सकता है कि आपको लगे कि सर इतने सारे नाम कैसे याद हो पाएंगे। हम इनको एक एक करके डिस्कस करेंगे और आज सबको खत्म करेंगे। फिर आता है हमारा कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनार वेक्टर। 7 नंबर पर आता है को इनिशियल वेक्टर। फिर आएगा हमारा, इसको बोलते हैं, ये थोड़ा स्पेशल टाइप है, इसको बोलते हैं क्वार्टर माइनस वेक्टर। और लास्ट है आपका नल वेक्टर। नल वेक्टर का एक और नाम होता है, इसको जीरो वेक्टर भी बोला जाता है। ठीक है ना। ये वाली बात समझ में आई जो मैंने लिखा है, ये इतनी टाइप्स होती हैं। आपको याद नहीं रखना, मैं आपको डिस्कस कराऊंगा तो आपको पता चलेगा। ये टाइप्स हैं और बाकी कुछ टाइप्स ये। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले पेज पर। अब यहाँ पर हम सबसे पहले हेडिंग डालेंगे पोजीशन वेक्टर के बारे में। पोजीशन वेक्टर क्या होता है। देखिए, ये सब जो हम पढ़ रहे हैं ना, इन चीज़ों को समझने के लिए पढ़ रहे हैं ताकि वेक्टर समझ में आए। आपका यहाँ से पेपर में डेफिनेशन नहीं पूछेगा कि आपको बताना है व्हाट इज पोजीशन वेक्टर। ठीक है, तो मैं आपको समझा देता हूँ कि क्या मतलब है इसका। पोजीशन वेक्टर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी पॉइंट की पोजीशन बताता है कि वो ओरिजिन से कितनी दूरी पर है।
ये मान लो आपका प्लेन है, इस प्लेन पे आपने एक पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट पी है, तो ऑरिजिन से कितनी दूरी पर है ये, यानी ओरिजिन वाली जो दूरी है ये ओ है, और ये किधर की तरफ जाना है आपको, इधर की तरफ। तो ये जो रास्ता आपको बता रहा है कि आपको इधर की तरफ जाना है, इस डायरेक्शन में, इसी को बोलते हैं आप ओपी को पोजीशन वेक्टर। तो ओपी क्या कहलाएगा इस केस में, पोजीशन वेक्टर। हो सकता है इसकी डेफिनेशन भी वो पूछ ले, तो मैं डेफिनेशन लिखा देता हूँ उसकी। अ वेक्टर which gives position of an object with respect to the with respect to the origin of a coordinate system। एक कोऑर्डिनेट के सिस्टम की ओरिजिन से वो पॉइंट कितनी दूरी पर है, उसको जो बताएगा उसको क्या बोलेंगे, पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर क्लियर हुआ आपको क्या होता है, जो ओरिजिन से किसी भी पॉइंट की दूरी बताता है, पोजीशन वेक्टर। ठीक है ना, ठीक है, वेरी गुड। दूसरे नंबर पर हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इसको दिखाने के लिए आप एस वेक्टर लगा लेते हैं, ऐसे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को दिखाते हैं। मतलब क्या है इसका, मतलब समझाता हूँ मैं आपको। यहाँ पर मैं एक प्लेन बनाता हूँ, कार्टेशियन प्लेन मैंने बनाया, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर था, यहाँ से यहाँ आ गया, यानी पहले ए पर था, अब बी पर पहुँच गया, तो उसने अपने आप को डिस्प्लेस किया इधर से इधर की डायरेक्शन में, तो ये हेड हो जाएगा। इसी वेक्टर को अगर मैं बाहर निकाल के दिखूंगा तो कैसे दिखूंगा कि एक इंसान ए पर था, ए से इधर वाली डायरेक्शन में वो गया। लिखने का तरीका होता है टेल, हेड, और इसको लिखेंगे आप ए बी वैक्टर, यानी कि वो वेक्टर जो किसी भी चीज़ की रिस्पेक्शन के साथ उसकी पोजीशन में आया वो चेंज बताता है, उसको क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, जो डिस्प्लेसमेंट को बताता है। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, बताइए बेटा बताइए क्या कह रही हैं, कुछ कह रही हैं आप, अभी आपका माइक बजा था। फिर से और बार बता दीजिए। एक बार और बताऊं इसको, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को। ओके ओके, बता रहा हूँ। पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। इट इज द वेक्टर विच टेल्स दैट हाउ मच द चेंज in the position of an object with the time। देखिए, अभी हमने पढ़ा था पोजीशन वेक्टर, ध्यान दीजिएगा। पोजीशन वेक्टर मैंने बताया था कि किसी वेक्टर की ओरिजिन से जो दूरी होती है यहाँ से यहाँ तक की, मान लो ये ओ है और ये ए है, इसको बोलते हैं हम ओ ए को
पोजीशन वेक्टर। अब मैंने ओ ए की जगह ओरिजिन से एक और पॉइंट ले लिया बी तक, तो एक पॉइंट तो ये था, एक पॉइंट ये था। ओ से बी तक वाले को भी मैं क्या बोलूंगा, पोजीशन वेक्टर ही बोलूंगा, क्योंकि वो ओरिजिन से लिया है आपने। लेकिन अगर मैं दो पॉइंट के बीच की दूरी निकालूं और उनमें ओरिजिन इन्वॉल्व ना हो रहा हो, ये पॉइंट और ये पॉइंट, इन दोनों के बीच की अगर मैं दूरी निकालूं, तो इन दोनों के बीच की दूरी को मैंने यहाँ पर लिखा है, ये ओरिजिन से ये दूरी, बी से ये दूरी। तो मैं ये ना निकाल कर सिर्फ इन दोनों के बीच की दूरी निकाल रहा हूँ, जो के बराबर होगी आपकी ए बी वेक्टर के बराबर, और इसी को हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अभी आया समझ में? पोजीशन वेक्टर में आप ओरिजिन के रिस्पेक्ट में देखते हैं चेंज कितना हुआ, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में आप देखते हैं कि वो अपनी इनिशियल पोजीशन के कंपैरिजन में अपने आप में कितना चेंज लाया है। ठीक है ना? अब मैं आपको यहाँ पर थोड़ी सी और बात बताता हूँ। मैं एक ग्राफ बनाता हूँ, यहाँ बनाऊँ, अगले पेज पर बनाऊँ, अगले पेज पर ही बताता हूँ। ये मेरे पास एक ग्राफ है, ठीक है। इस ग्राफ में यहाँ जो पॉइंट है, ये पॉइंट है, एक मिनट रुक जाइए। देखिए, हम यहाँ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को समझ रहे थे। तो पहले मैं क्या करता हूँ कि एक पॉइंट यहाँ ले लेता हूँ, और मैं अगर देखूँ कि ओरिजिन से यहाँ तक की जो वेक्टर की बात करूँगा, ये पॉइंट है मेरा पी, तो ओ से लेके पी तक वाले वेक्टर को आप क्या बोलेंगे, ये कहलाएगा एक पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर। और अगर मैं यहाँ से यहाँ तक कोई एक पॉइंट ले लूँ, ये मान लीजिए मैंने यहाँ लिया क्यू पॉइंट, तो ओ से लेके क्यू तक वाला वेक्टर क्या कहलाएगा, ये भी कहलाएगा एक पोजीशन वेक्टर। लेकिन मैं ओरिजिन के रिस्पेक्ट में बात ही नहीं कर रहा। मैं पूछूं अगर आपसे कि पी से मुझे क्यू तक जाना है, तो मैं किस रास्ते से जाऊंगा, यहाँ से चलूंगा, यहाँ पहुंचूंगा, इस पी क्यू को दिखाऊंगा कैसे बाहर लाकर कि हम पी से चले और कहाँ तक गए, क्यू तक। तो ये जो पी से क्यू तक का सफर है, इसी को बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। आई बात आपके समझ में? कि क्या होते हैं दो वेक्टर, किस तरीके से आप इन दोनों को लिखेंगे और किस तरीके से डिफरेंशिएट करेंगे। अब हम चलते हैं अगले वेक्टर की तरफ, थर्ड वेक्टर, जिसको हमने लिखा था पीछे। वो आता है आपका इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर की डेफिनेशन लिख लेते हैं पहले। इसके नाम में ही लिखा हुआ है कि वो वेक्टर इक्वल कहलाते हैं, यानी कि दोनों वेक्टर हैं, दो वेक्टर की वैल्यू इक्वल कब होगी, व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ द
two vectors are equal and they are in the same direction. दो वेक्टर इक्वल कब होते हैं, मैं अंडरलाइन करके बताता हूँ आपको। जब उनका मैग्नीट्यूड जो होता है इक्वल होता है और उन दोनों की डायरेक्शन भी कैसे होती है, इक्वल। अगर मैं आपको एक यहाँ पर सवाल पूछूं, एग्जाम्पल करके देखिए। मेरे पास एक वेक्टर है v1, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो है 5। एक वेक्टर है v2, इसका मैग्नीट्यूड है 5। तो v1 और v2 आपस में कैसे वेक्टर्स होंगे? बिल्कुल भी नहीं। पढ़िए डेफिनेशन, मैग्नीट्यूड भी इक्वल होना चाहिए और वो सेम डायरेक्शन में भी होने चाहिए। अभी आपने सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाला है, आपने इसकी डायरेक्शन नहीं निकाली। हाँ, अभी हम कुछ नहीं कह सकते, तो यहाँ लिखता हूँ मैं आगे, कांट से। कांट से एक और एग्जांपल लेता हूँ। अब अगर मैं बोलूँ कि a vector is in north direction, नॉर्थ किधर होती है, आप बना लीजिए नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ। अगर कोई एक वेक्टर है जो नॉर्थ की तरफ है, मान लो ये मैंने वेक्टर बनाया है, ये नॉर्थ की तरफ है। एक और वेक्टर मैंने बना दिया, ये भी नॉर्थ की तरफ है। तो इन दोनों की डायरेक्शन कैसी होगी, सेम। क्या ये दोनों वेक्टर आपस में इक्वल होंगे? जी नहीं होंगे। जी डायरेक्शन तो सेम है। डायरेक्शन सेम नहीं, आप जरा डेफिनेशन पे ध्यान दीजिए। इक्वल वेक्टर्स विच हैव मैग्नीट्यूड इक्वल एंड डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। सिर्फ आप मैग्नीट्यूड देख के नहीं बता सकते, सिर्फ आप डायरेक्शन देख के नहीं बता सकते। किसी एक वेक्टर को अगर आपको डिफाइन करना है तो वो डिफाइन कैसे होगा, उसके लिए आपको वेक्टर की डेफिनेशन आनी चाहिए। वेक्टर की डेफिनेशन बोलती है, वेक्टर जो बनता है वो किससे बनता है, वो बनता है एक स्केलर से प्लस वेक्टर से, या कह लीजिए वेक्टर के अंदर होता है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी होती है। तो अगर आपको दो वेक्टर को इक्वल दिखाना है तो उनके मैग्नीट्यूड भी इक्वल होने चाहिए और उनकी डायरेक्शन भी इक्वल होनी चाहिए। एग्जाम्पल नंबर 3 लेता हूँ। एक वेक्टर है मेरे पास, ए वेक्टर मान लीजिए, इसकी वैल्यू लिखी हुई है 20 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड ईस्ट। एक वेक्टर बी है, इसकी लिखी हुई है 20 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड ईस्ट। तो आप
ऊपर वाले वेक्टर की मैग्नीट्यूड देखेंगे तो आएगा कितना 20, नीचे वाले का मैग्नीट्यूड देखेंगे तो कितना आएगा 20। इसकी डायरेक्शन भी इसकी तरफ है, इसकी डायरेक्शन भी इसकी तरफ है, तो दो इक्वल वेक्टर तभी इक्वल होंगे। हेलो, हम्म, हेलो। दो इक्वल वेक्टर्स तभी इक्वल होंगे जब उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बराबर होगी m2 d2 के। एक मिनट, एक कॉल आ रही है, जरा मैं कॉल रिसीव कर। हम्म। जी, तो इक्वल वेक्टर तभी होंगे जब m1 d1 और m2 d2 ये आपस में बराबर होंगे। यानी m1 की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, m2 के, और d1 की वैल्यू भी किसके बराबर होनी चाहिए, d2 के। ये m1 क्या है मैग्नीट्यूड, d1 क्या है डायरेक्शन। अब इनको मैं दिखाता हूँ ग्राफ के थ्रू। ग्राफ के थ्रू कैसे दिखाएंगे, एक वेक्टर है a, ये जो लाइन है ना ये वेक्टर के मैग्नीट्यूड को बताती है। ये वेक्टर है a और एक वेक्टर मैंने बना दिया ऐसे करके b। तो क्या a और b आपस में बराबर होंगे, हम्म। क्योंकि यहाँ पर मैग्नीट्यूड अलग है और यहाँ पर मैग्नीट्यूड अलग है। मैग्नीट्यूड को लिखते कैसे हैं हम, कोई भी वेक्टर हम्म। लिखिएगा उसके आगे दोनों तरफ दो इस तरह से लैश बना दीजिएगा, इसको मैग्नीट्यूड बोलते हैं। यानी कि यहाँ पर मैग्नीट्यूड बराबर नहीं है b के। ये आपकी एग्जाम्पल हो गई है। एक और एग्जाम्पल लेता हूँ। मैंने एक मैग्नीट्यूड बनाया इधर की तरफ वेक्टर a, और एक वेक्टर मैंने बना दिया इधर की तरफ b। क्या अब ये दोनों वेक्टर आपस में बराबर होंगे, हम्म। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड बराबर तो आ रहा है इसके मैग्नीट्यूड के, लेकिन अगर डायरेक्शन की बात की जाए ए के, वो बराबर नहीं है बी के डायरेक्शन, क्योंकि ये जा रहा है ईस्ट की तरफ और ये जा रहा है वेस्ट की तरफ। तो अगर आपको दो इक्वल वेक्टर दिखाने हैं तो कैसे दिखाएंगे, मान लो आपने एक वेक्टर की डायरेक्शन इधर ले रखी है, ये वेक्टर आपका ए है, एक और इधर की तरफ ही लेना सेम मैग्नीट्यूड का, तब आप कह सकते हैं कि वेक्टर ए जो होगा वो बराबर होगा वेक्टर बी के। ये ए वेक्टर है। आ रही है इतनी बात समझ में आपके या नहीं, हम्म। ऐसी आवाज आ रही है आपकी जैसे माइक्रोफोन को ना हाथ से दबा लो फिर बोलो। जैसे मैं बोल रही हूँ समझ में आ रहा है। अच्छा अच्छा, मेरी आवाज भी ऐसी आती है आपके पास जैसे आपकी आती है मेरे पास। कितनी टाइप पढ़ ली हमने अभी तक, तीन टाइप्स की बात कर ली। एक आपका पोजीशन वेक्टर, एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और एक हमारा इक्वल वेक्टर। फोर्थ नंबर पे बात करेंगे हम यूनिट वेक्टर की।
यूनिट वेक्टर, लाइन खींच देता हूँ एक दफा, यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर लिखने से पहले ना मैं आपको दो तीन बातें बताता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और यूनिट वेक्टर इतना इंपॉर्टेंट है कि पूरा वेक्टर भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना यूनिट वेक्टर इंपॉर्टेंट है। ये मैंने एक डायरेक्शन बनाई तीन, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो अगर मैं बात करूं कि एक्स एक्सिस की तरफ जो डायरेक्शन होती है उसको आप कैसे दिखाते हैं? आई कैप से। वाई एक्स की तरफ जो डायरेक्शन होती है उसको किससे दिखाते हैं? जे कैप से। और जेड एक्स की तरफ जो डायरेक्शन होती है उसको दिखाते हैं के कैप से। तो ये बात सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा, अगर किसी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन आपको एक्स एक्सिस की तरफ दिखानी होती है तो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन दिखाने के लिए आप लिखते हैं आई का यूनिट वेक्टर। अगर आपको वाई एक्सिस की तरफ किसी चीज की डायरेक्शन दिखानी होती है तो आप लिखते हैं जे का यूनिट वेक्टर। और अगर आपको के एक्सिस की तरफ दिखानी होती है तो हम लिखते हैं, सॉरी के नहीं, जेड एक्सिस। तो हम लिखते हैं के का यूनिट वेक्टर। अभी यूनिट वेक्टर क्या होता है? हम एक वेक्टर बनाते हैं जो आई से 1 मीटर की दूरी पर है, वाई से भी 1 मीटर की दूरी पर है, और जेड से भी 1 मीटर की दूरी पर है। वो वेक्टर है यहाँ पर। ठीक है, हम क्या करेंगे, एक मेरे पास इस तरीके से छोटा सा मैं प्लेन बना लेता हूँ। मैं तीन डायरेक्शन में चलूंगा, इसके लिए मुझे कैमरा ऑन करना पड़ेगा आपको दिखाने के लिए। ये दिख रहा है आपको बॉक्स? यस सर। इस बॉक्स पे मैं मूव कर रहा हूँ, मैं इधर की तरफ जा रहा हूँ, इधर की तरफ जा रहा हूँ और एक ऊपर जा रहा हूँ। तो अब मैं एक साथ तीन जगह तो नहीं जा सकता, तो मैं क्या करूँगा, पीछे मेरे कॉर्नर दिख रहा होगा आपको, ये कॉर्नर है, इसमें एक साइड ये जा रही है, एक साइड ऐसे आ रही है इधर वाले हिस्से पर, और एक साइड हमारी हाइट है, यानी एक, दो और एक हाइट, हमारी तीन साइड हो गई, तीन डायरेक्शन हो गई। अब इन तीन डायरेक्शन के अलाउंग मुझे 1-1 मीटर चलना है। तो पहले मैं इससे 1 मीटर दूर चलूंगा, ठीक है, फिर मैं इससे 1 मीटर दूर चलूंगा, और फिर मैं नीचे वाले से 1 मीटर ऊपर दूर चलूंगा। तो मैं तीनों डायरेक्शन से 1-1 मीटर दूर चलूंगा। इसको समझने के लिए एक डायग्राम और बनाकर देखते हैं। ये मेरे पास एक बॉक्स है, इस बॉक्स को मैं प्लेन मान लेता हूँ। ये प्लेन की एक एक्सिस होगी वाई एक्सिस, ये प्लेन की एक्स एक्सिस होगी, और ये प्लेन की जेड एक्सिस होगी। तो अगर मुझे इससे 1-1 मीटर दूरी पे चलना है, तो मान लो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है 1 मीटर, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है 1 मीटर। इसको मैं दूसरे कलर से दिखाता हूँ। और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है 1 मीटर। ये तीनों 1-1 मीटर की दूरी है। तो वो कौन सा पॉइंट होगा जो 1-1 मीटर की दूरी पर होगा? वो पॉइंट होगा ये। इस पॉइंट को हम बोलते हैं यू, और यही हमारा होता है यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर में अगर मैं लिखूं कि यूनिट वेक्टर की पोजीशन क्या है, तो आप लिखेंगे यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू 1 मीटर दूर है आई से, प्लस 1 मीटर दूर है जे से, प्लस 1 मीटर दूर है के से। इसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर।
क्लियर हुआ इतना आपको? यस सर। अब अगर मैं बात करूँ उसकी डेफिनेशन की, तो डेफिनेशन लिख लेते हैं हम लोग एक बार। A unit vector is a vector which is at unit distance from x, y and z axis। ठीक है, एक एक मीटर की दूरी पर है। अब अगर मैं पूछूं कि इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, मैग्नीट्यूड की अगर बात की जाए तो वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर। यानी वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1। तो अगर मैंने लिखा कोई एक वेक्टर ए, इसका मैग्नीट्यूड 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, एक यूनिट वेक्टर हो जाएगा। समझ में आ रही है आपकी बात? यस सर। ये 4 टाइप आपको याद रहेंगी जो मैंने आज बताई हैं आपको। यस सर। तो अब आपका काम ये है कि आप इसको आज पढ़िएगा, उसके बाद हम बाकी की टाइप्स की बात कल करेंगे, ठीक है? यस सर। कुछ पूछना है अगर इसमें तो बता दीजिए। सर ये वेक्टर वाला जो बताया ना, यू इज इक्वल्स टू 1, ये बता दीजिए फॉर्मूला। u इज इक्वल टू 1 वाला यस सर। मैं समझा रहा हूँ। मेरे कहने का ये मतलब है कि अगर आपको ये वेक्टर दे रखा है, ये मान लो 2 प्लेन का समझा रहा हूँ, एक ये पोजीशन वेक्टर है, ये पोजीशन वेक्टर है। अब इस पोजीशन वेक्टर के बीच का आपको निकालना है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की दूरी। तो ये हमारा हो जाएगा वेक्टर। और इस वेक्टर को हम कौन सा वेक्टर बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को आप दिखाते हैं एस से। अगर आप इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, मैग्नीट्यूड आएगा 1 के बराबर। अगर आया तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या कहलाएगा, यूनिट वेक्टर। क्लियर है? यस सर। और हम इसको थोड़ा डीपली और आगे पढ़ेंगे, यूनिट वेक्टर को नहीं, इसकी बाकी टाइप्स को। तो जो भी मैंने लिखाई है ना आज, दिखाता हूँ मैं कौन कौन सी लिखाई है। हमने पढ़ी है कौन कौन सी हमने पढ़ ली, मैं उसको टिक कर देता हूँ, कल इसी शीट पर आगे पढ़ेंगे। पोजीशन वेक्टर की बात, पोजीशन वेक्टर की बात कर ली, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की बात कर ली, इक्वल वेक्टर्स की बात कर ली, और यूनिट वेक्टर्स की बात कर ली। अब हमारे आएंगे कोलिनियर, कोप्लेनर, कोइनिशियल, क्वार्टर माइनस वेक्टर एंड नल वेक्टर। ठीक है, ये हमारा अगला टॉपिक है कल का। तो यहाँ तक क्लियर है चीज़ें? यस सर।